हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। फाइनली आज आपका टेक्स्ट का पेपर हो चुका है एंड मुझे उम्मीद है कि आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आप देखो, पेपर कैसा भी गया हो लेकिन आप सब अपना 100% देके जरूर आए होंगे। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि पेपर लेंदी है, पेपर में टफनेस है। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैं ओवरऑल बोलूं तो पेपर थोड़ा लेंदी तो था, नो डाउट। पेपर में चीजें बहुत ज्यादा पूछी हुई थी, क्वेश्चन के साथ मर्ज कर करके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को भी पूछा गया था। और कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनमें बहुत छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक बैलेंस चैप्टर, बैलेंस पेपर डिजाइन किया गया था। देखो, अब जो हो गया सो हो गया, और मैं ये जानती हूँ कि मेरे बच्चों ने ना बहुत अच्छे से साल भर मेहनत करी है और डेफिनेटली मेरे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि देखो पेपर तो हो गया, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि यार थोड़ा सा मैम आप बता दो कि पेपर कैसा था। क्योंकि हम जब पेपर देख के आते हैं ना यार, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा ही खराब हुआ है क्या, या हमारा कितना अच्छा हुआ है। तो जब हमें सामने से पता लगता है कि सब बच्चों का कैसा गया, पेपर एक्चुअल में कैसा था, करने लायक था कि नहीं, सारा अटेम्प्ट कर सकते थे कि नहीं, टाइम कम पड़ना चाहिए था कि नहीं, तो कुछ ऐसी बातों के आंसर जब हमें मिल जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि ठीक है यार, मैं इकलौता नहीं था, जो हुआ सबके साथ हुआ, अच्छा हुआ सबका हुआ, बुरा हुआ सबका हुआ, क्योंकि उसी हिसाब से मार्किंग भी सेट की जाती है। आ जाओ एक बार देख लेते हैं कि पेपर आखिरकार था किस तरह का। अच्छा, पेपर के लेवल की मैं बात करूं तो पेपर मॉडरेट था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पेपर बहुत इजी था, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 से 3 क्वेश्चन ही थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए थे। अदरवाइज काफी सारा पेपर मर्ज कर करके पूछा गया था। प्रैक्टिकल हद से ज्यादा पूछा गया था इस बार। दूसरी बात अगर मैं बोलूं कि पेपर की लेंथ ऑब्वियसली हाई थी, पेपर लेंथी था नो डाउट, क्योंकि पूरे पूरे हेड्स के चैप्टर्स जो भी होते हैं उनके हेड्स को मर्ज कर करके क्वेश्चंस बना रखा था, सेपरेट क्वेश्चंस कम है। जबकि आप देखोगे कि टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे। ऐसे ही जीएसटी की भी अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस में आईटीसी वैल्यूएशन मर्ज कर करके पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस छोटे थे, कुछ क्वेश्चंस मर्ज थे, ओवरऑल पेपर लेंथी था। तीसरी चीज मैं बच्चों से पूछूं, जो कि मतलब पता भी लगा कि गुड अटेम्प्ट कितना था, तो बच्चा बोल रहा है कि मैम 70+ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पेपर में। ऑन एन एवरेज ये फिगर हमने निकाला है जो बच्चों से पता लगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट ही बेटा 60 का किया है, कुछ ने 70 का किया है, कुछ ने 80 का। लेकिन ये सुनने में आया कि 100% तो अटेम्प्ट पेपर नहीं हो पाया है ड्यू टू लेंथ ऑफ द पेपर। तो 70+ एक ऑन एन एवरेज बच्चा भी मान सकता है कि हाँ उसके आ जाएंगे, अगर बच्चे ने 90 नंबर का पेपर भी अटेम्प्ट किया है और चीजों में तुक्के कम लगाए हैं, क्योंकि पेपर पूरा एनालिसिस बेस्ड था। तो ऑब्वियस सी बात है आपने प्रोविजन लिख के ही चीजों को सॉल्व किया होगा। अच्छा, एक चीज जो बच्चों को जाननी होती है और जो फ्यूचर में बच्चे दे भी रहे होंगे पेपर, उन्हें भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चे कस्टम को लेके बहुत घबराते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कस्टम आपका लास्ट टाइम तक भी नहीं है तो आप उसके साथ रिस्क ले सकते हो। मैंने अपने वार्म अप सेशन में भी बोला था कि कस्टम इन केस नहीं पढ़ा है तो अब मत पढ़ना। कस्टम 5-6 नंबर का आएगा, और लिटरली कस्टम से 5 नंबर का ही पूछा गया था। लेकिन कस्टम से बहुत इजी टॉपिक पूछा गया था। ट्रू और फॉल्स पूछे गए थे दो, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी थे। लेकिन कस्टम पढ़ने में बेटा अपने आप में वक्त लगता है, तो 5 नंबर का सिर्फ आया था। जीएसटी 35 नंबर का पूछा गया था, जिसमें से एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है बहुत टफ था, नो डाउट एक क्वेश्चन टफ था, बाकी के सारे इजी थे, बस थोड़े थोड़े लेंदी थे। इनकम टैक्स आपसे 60 मार्क्स का पूछा जाता है, वही पूछा गया था, लेंदी था नो डाउट, क्योंकि इन्होंने मर्ज कर करके पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन ही बेटा सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सबको मर्ज करके बनाया हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन लेंदी होना था। आइए बात करते हैं एक बार पेपर के एनालिसिस की कि आखिरकार पेपर में आया क्या। चलो, तो यहां से पूरा का पूरा पेपर आपके सामने वन बाय वन में एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन सा किस चैप्टर से था, ये करने लायक था, कैसा था, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। यस। तो पार्ट 1 इनकम टैक्स का है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो। अच्छा, इस फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताती हूँ।
इस क्वेश्चन में इन्होंने सैलरी का डेटा दिया हुआ है, सैलरी की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दी। बजरंग जिनकी एज 50 साल है, ये एक रेजिडेंट है, ये जॉब कर रहे हैं, इनकी बेसिक सैलरी दे दी, डीए दे दिया, लंच अलाउंसेस दे दिए, मतलब सब चीज का अब आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी यहाँ तक सैलरी की है, यहाँ तक सैलरी की इंफॉर्मेशन। उसके बाद इन्होंने डिडक्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा रखा है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने बैंक एफडी इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे दी, मतलब आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के भी पॉइंट डाल दिए। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया और यहाँ पे पीजीवीपी के भी कुछ पॉइंट्स मर्ज कर दिए कि इनको बिजनेस इनकम भी हो रही है। इसके बाद पीजीवीपी से नीचे आते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में आपको देखने में को मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी है यहाँ तक। देन वापस से आप देखोगे तो आईओएस डाल रखा है, वापस से आईओएस डाल रखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के कुछ पॉइंट्स, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ पे वैकेंट लैंड सोल्ड हो रहा है, उससे रिलेटेड बातें कर रखी है। दैट मीन्स यहाँ पे डाला गया है कैपिटल गेन हेड, कैपिटल गेन हेड। तो कुल मिला के ये एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया जिसमें पांचों हेड को मिला के एक साथ दे दिया गया और पहला क्वेश्चन था ये। तो बच्चों को इस क्वेश्चन को देखते ही ऐसा लगा कि यार इस क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करेंगे तो 20 से 25 मिनट तो चाहिए होगा। तो यहीं से बच्चों ने ये समझ लिया कि पेपर लेंदी है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे और एक बार इसके नीचे दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आंसर दोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप में छोटा हो गया। इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन पूछा बहुत रेयर चीजें गई है। आपसे पूछा गया है कैपिटल गेन कैलकुलेट करो, तो कैपिटल गेन के लिए बस सिर्फ कैपिटल गेन वाली इंफॉर्मेशन यूज करके कैलकुलेट इजीली किया जा सकता है। अच्छा, सेकंड में आपसे पूछा गया है कि आपको एचआरए निकालना है, कंप्यूट करना है आपको टैक्सेबल एचआरए इन दी हैंड्स ऑफ दी उषा, तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे सैलरी का पूरा सैलरी हेड नहीं पूछा, एक छोटा सा पॉइंट पूछ लिया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो सी और डी पूछा है, ये देखो बेटा, 5 5 10 2 12, तो 12 और अगर मैं बात करूं 12 और 3 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आधा घंटा तो आपका खा ही जाएगा आराम से। ये जो दो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने पूछा है आपसे टोटल इनकम कैलकुलेट करो। अब आप सैलरी हेड भी कैलकुलेट करोगे, पीजीवीपी हेड भी कैलकुलेट करोगे, कैपिटल भी करोगे, आईओएस भी करोगे, सारे के सारे हेड कैलकुलेट करोगे। फिर डिडक्शन भी हमें इसमें बीच बीच में गिवन है तो उसको लास्ट में माइनस करोगे। फिर जाके आपके पास निकल के आएगी बेटा टोटल इनकम, मतलब कि टैक्सेबल इनकम। अच्छा, टैक्सेबल इनकम आपको दो तरीके से निकालनी है। एक, जब आपने स्कीम अडॉप्ट ना की हो तो डेफिनेटली सी बात है, स्कीम अगर अडॉप्ट नहीं की है तो डिडक्शन माइनस कर दोगे, और स्कीम अगर अडॉप्ट कर ली है तो डिडक्शंस माइनस नहीं करोगे। तो ये वाला अगर आप पार्ट सॉल्व कर लेते हो तो लास्ट में इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी है बेटा, बस इसको लंबा कर दिया गया है, लंबा कर दिया गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन मेरी साइड से इजी है। लेकिन हाँ, मैं फिर से बोलूंगी कि दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन। लेकिन ये भी तो देखो 15 नंबर में पूछा गया है, कुछ तो देंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन प्योर प्योर हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टीज में पूछा गया है। तो एक जैसे हाउसेज हैं संजय के पास, एक हाउस ये रहने के लिए यूज करते हैं और एक हाउस इन्होंने लेट आउट कर रखा है। मतलब ये वो केस हो गया जहां पे दो हाउस है, एक हाउस रहने के लिए यूज कर रहे हैं और एक हाउस को इन्होंने रेंट पे चढ़ा रखा है, जिसमें आपको मंथली रेंट भी दे रखा है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया है वो दे दिया है, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया है ड्यूरिंग द ईयर वो आपको गिवन है, कैश में कितना पे किया है वो भी आपको गिवन है। अच्छा, एक इसमें जो इन्होंने ट्रीटमेंट दे रखा है वो हाउसिंग लोन का दे रखा है। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट गिवन है, म्युनिसिपल टैक्सेस गिवन है और लोन की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये क्वेश्चन बहुत एक इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टफनेस नहीं है।
क्या कैलकुलेट करना है? कंप्यूट करनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ संजय फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अज्यूमिंग ही हैज नॉट ऑप्टेड। जब उन्होंने स्कीम ऑप्ट नहीं किया तो डेफिनेटली डिडक्शन आप इनको दे दोगे। यस मैम। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप देख सकते हो कि अब सीएस में प्रैक्टिकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हमने देख लिया, 5 मार्क्स का यहाँ आया है, प्लस 15 मार्क्स में मिक्स होके भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कैपिटल गेन का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आप सब लोगों ने अगर मेरा कैपिटल गेन का मैराथन देखा होगा तो वहां पे ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है, वहां पे ये क्वेश्चन कवर कराया गया था प्रॉपर, बहुत अच्छे तरीके से। टॉपिक मैंने 5 स्टार लगा के इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था कि एक एसेट है, कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जब कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो दो चीजें जन्म ले जाती हैं यहाँ से। एक तो हमें कैपिटल गेन भी कैलकुलेट करना होता है, दूसरी बात हमें पीजीबीपी भी कैलकुलेट करना होता है। लेकिन ये दोनों ही चीजें कौन से ईयर में कैलकुलेट होती है? जब स्टॉक इन ट्रेड हमारा सेल होता है। तो वही इन्होंने पूछा हुआ है कि कैपिटल एसेट थी जो कि इन्होंने परचेज करी थी 2019 में 22 लाख रुपए की, मई 2022 में इन्होंने कन्वर्ट कर दी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन दे दी। दिस एसेट वाज सोल्ड बाय हिम 25 जून 2023 को बेटा इतने रुपए में बेची जा रही है। उसके बाद द स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के द्वारा वैल्यू डिसाइड की गई है, ब्रोकरेज का अमाउंट दे दिया। कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट आर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर गिरिराज इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर्स इन व्हिच दे विल बी चार्ज टू टैक्स। सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया कि कितनी इनकम चार्जेबल होगी, तो आपको पीजीबीपी में भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और कैपिटल गेन में भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। साथ में कौन से ईयर में बेटा टैक्सेबल होती है? जिस ईयर में एसेट्स को हम सेल करते हैं। इंडेक्सेशन पूरा आपको दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो पर्सन्स हैं, उमेश एंड सुरेश। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है लेंदी क्वेश्चन बना रखा है। और लेंदी भी नहीं, अगर आपने कन्वर्जन की प्रैक्टिस कर रखी होगी तो मुश्किल से 4 मिनट लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उस क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का रूल डाल रखा है, एओ के द्वारा वैल्यू डिसाइड की गई है उसको भी डाल रखा है। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, प्रोविजन आपके टिप्स पे होंगे बढ़िया तरीके से, तो 5 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड फॉर टू इंडिविजुअल्स। उमेश एंड सुरेश की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है प्रीवियस ईयर की। एज बता दी दोनों की, दोनों का रेजिडेंशियल स्टेटस बता दिया है, क्रॉस रिसीट्स आपको बता दिए हैं, थ्रू कैश रिसीट्स मतलब कैश के थ्रू कितना पैसा आया, कैश के रिसीव कितना आया, बैंक के थ्रू कितना पैसा आया, नेचर ऑफ एक्टिविटी डिटेल ट्रेड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? फ्लाइंग ऑफ 3 हैवी गुड्स कैरीज विद कैपेसिटी ऑफ 13 टन्स ईच। इसका बेटा कौन सा बिजनेस है? फ्लाइंग एंड हायरिंग ऑफ व्हीकल्स वाला बिजनेस है, मतलब कि 44 एडी वाली यहाँ पे बात हो रही। ठीक है मैम। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दे रखे हैं आपको। इसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 1 लाख रुपए का इस ईयर का, एंड इसके पास 90,000 है रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यू बिजनेस ऑफ लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर दिस वन। इन्होंने क्या बोला है करने के लिए? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ उमेश एंड सुरेश। आपको दोनों की बेटा टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, उमेश की भी और सुरेश की भी। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 बाय अप्लाइंग द प्रिजम्पटिव स्कीम बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको प्रॉपर। तो पीजीबीपी का सेपरेट क्वेश्चन एक आया है, लेकिन इसमें इन्होंने 44 एडी और 44 ए लगा रखा है, प्रिजम्पटिव स्कीम लगा रखी है बेटा। 44 एडी और 44 ए आपसे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। 44 एडी और 44 ए आपसे पूछा गया है, इजीली कर सकते हो इसको। यस मैम, इसकी इनकम निकाल देना 44 एडी से, इसकी निकलेगी 44 ए से। अगर प्रोविजन आता होगा तो ये क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत लेंथी होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड आया है मैम? ये आया है कि लक्ष्मी 68 साल की एक रेजिडेंट है, ये बेटा रिटायर पेंशनर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। हर इनकम
डिटेल आपको दे रखी है। ये प्योर क्वेश्चन आईयूएस हेड से आपको दे रखा है, क्योंकि रिटायर्ड है तो अब ये एम्प्लॉय भी नहीं रही। तो आईयूएस का है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन मिल रही है, क्योंकि 3 साल पहले इनके हस्बैंड डाई हो गए थे तो अब इनको मिल रही है। डिविडेंड इनकम मिल रही है इंडियन कंपनी से। बोरोड मनी पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ आ रहा है। कंसल्टेशन फी फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी विच पेज डिविडेंड इनकम, ये सारी इनकी इनकम दे दी और एग्रीकल्चर इनकम दे दी। आपको बेटा क्या निकालना है, टोटल इनकम निकालनी है लक्ष्मी की फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन द अजम्पशन दैट शी हैज ऑप्टेड द स्कीम ऑफ दिस वन सेक्शन। तो वापस से इन्होंने बोला है कि आपको क्या निकालनी है, टोटल इनकम। अब इसमें इन सब प्रोविजन का आपको यूज करना है। आईओएस का ही पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है इन्होंने। एग्रीकल्चर इनकम हो रही है कहां से, लैंड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, एक ये वाला पॉइंट इन्होंने दे दिया। पे पूरा आप यूज करके क्या निकालोगे, टोटल इनकम। अब बच्चों को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन दिए हैं, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है। अब यहाँ पे बच्चे को सोचना पड़ेगा मैम इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा टफ है, इसका टफ लगेगा बच्चे को, इसका। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफनेस की ओर जा रहा है। ये क्वेश्चन बच्चों से जब हमें पता चला, जब हम रिव्यू ले रहे थे, तो बच्चों ने इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन मार्क किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा। Mr. V and Company is a proprietorship firm engaged in manufacturing of an Indian product at Chennai 12th January 2023. It had purchased a new machinery. इन्होंने 10 लाख रुपए की एक नई मशीनरी खरीदी which was immediately put to use. ये पता है क्या क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से कर पाते तो फ्री का था। पीजीबीपी चैप्टर के थ्रू आपसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवा रहे हैं। इन्होंने बता दिया कि जो मशीन है जो 10 लाख की खरीदी है इसको पुट टू यूज कर लिया गया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट परचेज द फॉलोइंग एसेट्स, ये सब एसेट्स और खरीदी गई है। ये देखो ये मशीन कब खरीदी गई है, 23 में डेट ऑफ परचेज, 14 जनवरी को खरीदी गई है, 12 जनवरी 2024 को खरीदी गई है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बोल रखी थी इस क्वेश्चन में कि इट हैड परचेज न्यू मशीनरीज 10 लाख, और जो कि इमीडिएटली पुट टू यूज भी हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने और डिटेल आपको दे रखी है कि 23-24 में जो मशीन्स परचेज करी गई थी, ये उसकी डिटेल है कि ये दो मशीनें नई थी, ये मोटर कार थी, ये मशीन थी, ये दोनों न्यू थी, और ये सेकेंड हैंड परचेज करी गई थी। आपसे बोला गया है ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपको कैलकुलेट करनी है। नहीं सॉरी, ओपनिंग आपको गिवन है, ओपनिंग आपको गिवन है। इंक्लूड दी मशीनरी परचेज ऑन, ये जो आपको गिवन है जो 12 जनवरी को मशीन परचेज करी गई थी उसका भी प्राइस इसमें इंक्लूड है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डेप्रिसिएशन जो कि अलाउ किया जाएगा एज पर पीजीबीपी चैप्टर, आपको ये कैलकुलेट करना है। देख रहे हो, मतलब चैप्टर ना सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं रह गया अब ये चैप्टर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बन चुका है। हर एक क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कैलकुलेशन पूछी गई है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवा रहे हैं आपसे। ऑल द एसेट्स वर पुट टू यूज इमीडिएटली। अब यहाँ पे देख लेना कौन सी 180 डेज से ज्यादा है, कौन सी कम है, तो उस पे हाफ डेप्रिसिएशन कर देना, बाकी पे फुल कर देना। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन इन्होंने बोला है कि आपको 15 लेना है, तो अपनी मर्जी से अब रेट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया था बेटा, इजी क्वेश्चन आया था बहुत। रमेश वर्किंग इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड draw the following amount by way of salary for the previous year ended 31st March 2024. Yes, रमेश एक कंपनी में काम कर रहे हैं और यहाँ से अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन प्योर सैलरी था, आप देखा होगे ना, तो बेटा इन्होंने इनकम टैक्स में ना कोई चैप्टर छोड़ा ही नहीं है, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। हाँ, मैट से नहीं पूछा, एएमटी से नहीं पूछा, रिटर्न फाइलिंग से नहीं पूछा है, अदरवाइज हर चैप्टर से पूछा गया है। टीडीएस से पूछा है इन्होंने, डेप्रिसिएशन सारे हेड से पूछा हुआ है, क्लबिंग से पूछा है, सेट ऑफ से पूछा है, डिडक्शन से पूछा है। आइए, तो पूरी बेसिक सैलरी आपको गिवन है, कमीशन, ये पूरा सिंपल क्वेश्चन है ये सैलरी का। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये सारा ट्रीटमेंट आपको सिखाया है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सबसे इजी था सैलरी हेड का। बस इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था ही नहीं, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको हेड ऑफ सैलरी इनकम निकालनी थी, किसकी, रमेश की। ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 4
ये सारे पार्ट कर लो या फिर 4A के सारे पार्ट्स कर लो। मेरे को ऐसा लगा कि बच्चों को 4 करना चाहिए होगा, कर किया भी होगा, बहुत इजी है। एक ये क्वेश्चन मात्र ऐसा था जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और मेरे जो बच्चे होते हैं सीएस वाले, पता नहीं वो क्या सोच के बैठे थे इस बार कि मैम पेपर बहुत इजी आएगा, और जनरली मैं हर बार बोल रही थी बेटा अब ये कोर्स लाइटली मत लेना सीएस को, पैटर्न एकदम पलट के रख दिया है, तो इंस्टीट्यूट पागल नहीं है, उसको बुखार नहीं चढ़ा है, वो आपसे कुछ तो पूछना चाह रहा है, तभी उसने पेपर को ऐसे से ऐसा कर दिया है। पहले ऑब्जेक्टिव आता था, अब सब्जेक्टिव कर दिया, दैट मीन्स आपसे इंस्टीट्यूट कुछ तो बढ़िया पूछना चाह रहा है। क्लबिंग का आया है बेटा कि माइनर की इनकम को कब हम क्लब नहीं करते, तो आपको पता ही है कि जब वो हैंडीकैप्ड हो, उसने किसी स्किल से पैसा कमाया हो, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर एडवांस पेमेंट टैक्स की जो ड्यू डेट्स होती है, उसकी डेट आपको लिखनी थी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। बताना है 10 नंबर का तो एकदम हुआ था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सी बहुत इजी है, सी में क्लियर कट पूछा हुआ है। हाँ, रिटर्न ऑफ इनकम से एक ही क्वेश्चन आया था, ये वाला, कि इस केस में रिटर्न की फाइलिंग कौन करेगा। स्टेट द पर्सन बाय हुम रिटर्न ऑफ इनकम बी फर्निश्ड, इनकम किसके द्वारा फाइल करी जाएगी। व्हेन एन इंडिविजुअल इज अनएबल टू वेरीफाई, इंडिविजुअल वेरीफाई नहीं कर पा रहा तो कौन करेगा, करता नहीं कर पा रहा तो एचयूएफ के केस में कौन करेगा, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के केस में कौन करेगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी के केस में कौन करता है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप इजीली पेपर में कर पाए होगे। अच्छा, 4 अगर बच्चा करना चाहता होगा तो 4A, तो 4A थोड़ा सा टाइम टेकिंग है 4 से, 4 बहुत इजी था, लेकिन 4 में हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आई हो, इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत फील हुई हो, क्योंकि ये टॉपिक हर कोई पढ़ के नहीं जाता है। आइए, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विनोद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया विनोद का पूरा का पूरा, इसमें इनकम टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डैप, ये सारे के सारे खर्चे दे दिए, ये सारी की सारी इनकी इनकम्स दे दी है। आपसे क्या बोला गया है, अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है डेप्रीसिएशन के बारे में, नो टैक्स डिडक्टेड इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट, टीडीएस डिडक्ट नहीं करा है, अमाउंट ऑफ 25,000 ड्यू टू एमएसएमई रिलेटिंग टू परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा, सिंपल सी बात सुनो, ये क्वेश्चन पीजीबीपी का, और ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन में कैलकुलेट होता है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी भी नहीं है, सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी 3 ट्रीटमेंट दे रखे हैं, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। ब्रीफ द स्टेट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, ये भी बेटा इजी है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए इजी रहेगा जिन्होंने टीडीएस चैप्टर पढ़ा होगा। टीडीएस के बारे में पूछ रखा है कि बताइए कब कितने पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ये टीडीएस का क्वेश्चन आ गया कि डायरेक्टर की सिटिंग फीस पे कब लगेगा, कमीशन के ऊपर कब लगेगा, कार्बन टैक्स से ऊपर, कॉल सेंटर चार्जेस के ऊपर, रेंट पेड किया है, तो ये सारा टीडीएस का क्वेश्चन आ गया। चलिए डन, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं मैम, इतने में हमें कोई दिक्कत। अब आगे जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है। मैं क्या बोल रही हूँ, इन्होंने इनकम टैक्स में कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि टीना का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसी के बिहाफ पे उसकी टोटल इनकम भी कैलकुलेट करनी है। तो इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है आपको। अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट 2 पे, जो कि है हमारा जीएसटी। पार्ट 2 पे आ जाओ। पार्ट 2 में इन्होंने जीएसटी के बारे में पूछा हुआ है। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा हमारा आईटीसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 हमें देखना है कि कंडीशंस लग रही हैं कि नहीं। अगर कंडीशंस लग रही हैं, इनवॉइस से रिलेटेड है, इंस्टॉलमेंट्स में गुड रिसीव हो रहा है, ये सारे के सारे केसेस है, कैपेसिटी कार की 18 से ज्यादा है तो आईटीसी मिल जाता है, ये इंश्योरेंस के केस में आईटीसी सोचना है आपको, कैटरर के केस में ब्लॉक आईटीसी होता है, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि आईटीसी कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। इसके साथ इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर को मर्ज कर दिया। इन्होंने बोला कि एक ही स्टेट में 3 इनके बिजनेसेस हैं, बताओ इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। साथ में इन्होंने यहाँ पे जॉब वर्कर को भी इंक्लूड कर दिया है, जॉब वर्कर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो एक आईटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया इस क्वेश्चन में, एक बेटा जॉब वर्कर से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो गया, और एक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो गया।
तो ये एक लेंदी क्वेश्चन था, इसमें काफी कुछ पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपका ई वे विल पे भी आया है, ई वे विल पे भी आया है। ये इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रखा है। चलिए इसके बाद देखो, वापस से 6 और 6A में से कोई करो। अब जिसने भी कल मेरा वार्म अप सेशन देखा होगा, मैं बार बार बोल रही थी, 100 बार मैंने बच्चों को बताया कि टाइम ऑफ सप्लाई छोड़ना नहीं है, पक्का आएगा। और देख लो आप, अच्छा खासा इजी क्वेश्चन आया है। तो टाइम ऑफ सप्लाई पूछा गया आपसे गुड्स के केस में, सर्विस के केस में। अगर गुड्स हमारे आरसीएम में है, सर्विस हमारी आरसीएम में है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज अ टैक्सेबल सर्विस और एग्जाम्प्ट। ये पता है एग्जाम्पशन चैप्टर का आ गया। आपसे पूछा गया है कि बताओ ये सर्विसेज टैक्सेबल होंगी कि एग्जाम्प्ट होंगी। ये सर्विसेज टैक्सेबल होंगी कि एग्जाम्प्ट होंगी। जैसे गोइंग कंसर्न में आप कुछ भी ट्रांसफर करते हो तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, पूजा के लिए कुछ भी पे करते हो तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। ये आपका इंक्यूबेटर वाली एंट्री यहाँ पे पूछ ली गई है। बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है एकदम। फ्यूमिगेशन हो रहा है, वेयर हाउसेज में दवाइयां डाली जा रही है, आर्टिस्ट है उनको पेमेंट करी जा रही है। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन आया है। जीएसटी बहुत इजी पूछा है इन लोगों ने। वैल्यूएशन का क्वेश्चन आया, लेकिन सेक्शन नंबर 15 नहीं पूछा है। वैल्यूएशन में पूरा का पूरा इन्होंने सारे के सारे रूल्स आपसे लगवा लिए, रूल बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे टिकट से रिलेटेड है, लॉटरी वाला, सॉरी लॉटरी से रिलेटेड पूछ लिया। यहाँ पे मनी एक्सचेंजर वाला रूल लगेगा, यहाँ पे एयर ट्रेवल एजेंट वाला रूल लगेगा। और ये जो इन्होंने पूछा है, ये वो है ओल्ड गुड्स के जो डीलर होते हैं उसका रूल लगेगा। फिर यहाँ पे इन्होंने एजेंट और प्रिंसिपल वाला केस बना दिया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेटा रजिस्ट्रेशन चैप्टर से है, कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड है बेसिकली। इसमें इन्होंने पूछा है कि एक पर्सन जो कि पहले जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हो गए और पूरे साल भर इनकी टर्नओवर 72 लाख थी, तो अभी आने वाले साल में कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं और इनके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी पड़ा हुआ है। आपको प्रोसीजर बताना है कि कंपोजिशन स्कीम में जाने का क्या प्रोसीजर होता है। ये मैंने आपको कंपोजिशन स्कीम में इतने बढ़िया से वार्म अप सेशन में रिवीजन कराया था। फॉर्म नंबर आपको रटाया था, कौन सा जाता था, CMP 02, उसी का प्रोसीजर आपको लिखना है। बी होम लिमिटेड वाज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट, हाँ ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ रखा है, काफी बच्चे फंसे होंगे इस क्वेश्चन में। बस एक यही क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को पढ़ के थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। पर आपको भी पता हो कि जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेल करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। यस, ये बहुत इजी आया है। कस्टम एक्ट से 5 नंबर का आया है। ट्रू एंड फॉल्स आपसे पूछा गया है कि कस्टम एरिया के मतलब वेयर हाउस होता है कि नहीं, कस्टम स्टेशन का मतलब इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल इंक्लूड नहीं होता। ये आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगी कि जो पेपर का लेवल था, जो बच्चा पढ़ के गया होगा उसके लिए पेपर टफ नहीं था। वी कैन से कि मॉडरेट था, पेपर लेंदी था। पढ़ के गए होगे तो डेफिनेटली आप 70 नंबर इस पेपर में ला सकते हो, क्योंकि लगभग 30 से 35 नंबर का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आ रखा है। जीएसटी में भी 10 से 12 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनकम टैक्स में भी 15 नंबर के आसपास स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, और इनकम टैक्स में तो आप देख ही रहे हो कितना सब कुछ प्रैक्टिकल पूछा गया है। तो आई होप आप सबका पेपर भगवान करे बहुत अच्छा गया हो, आप सब मेरे बच्चे पास हो जाओ। बस एक ही अब तो दिली तमन्ना है कि आप सब बच्चे पास हो जाओ। देखो जैसा गया गया, बस अब कुछ भी हो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पास हो जाओ और अपनी लाइफ में एक पड़ाव और आगे चले जाओ। अब आप सीएस प्रोफेशनल में आओ, यही मेरी आप सबके लिए ब्लेसिंग्स है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।